इंडिया ऑन द रॉक्स एंड चाइना डीपर इन द सॉक। आज दुनिया के हर बड़े थिंक टैंक में यही हेडलाइन गूंज रही है। जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट ईरान के तनाव पर टिकी थी, तब भारत ने कूटनीति के बिसात पर एक ऐसी चाल चली जिसने बीजिंग के होश फाख्ता कर दिए। चीन की सबसे कुख्यात खुफिया एजेंसी MSS, जिसका जाल अमेरिकी गलियारों तक फैला बताया जाता है, उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके पड़ोस में क्या पकड़ा है। भारत ने ताइवान के साथ मिलकर समंदर के नीचे एक ऐसा अमोघ अस्त्र तैयार कर दिया है जिसने चीन के ताइवान पर कब्जा करने के दशकों पुराने सपने को कचरे के डिब्बे में राह दिखा दी है। आज हम इसी भविष्यवादी घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। तकनीकी शब्दावली में कहें तो ताइवान के CSBC कॉर्पोरेशन ने हाल ही में अपनी स्वदेशी हैकुन क्लास अटैक पनडुब्बी की प्रोग्रेस रिपोर्ट सार्वजनिक की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत ने इस अत्यधिक जटिल अंडर वाटर वेपन सिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने न केवल तकनीकी परामर्श प्रदान किया, बल्कि उन अनुभवी विशेषज्ञों को भी ताइवान भेजा जिन्होंने किलो क्लास सबमरीन और एडवांस असेंबली का गहन अनुभव प्राप्त है। अब यहाँ रुकिए। हमारे पड़ोसी ड्रैगन को लगता है कि वो पाकिस्तान को खिलौने जैसे जहाज और जंग लगी पनडुब्बियां देकर भारत को उलझा देगा, लेकिन भारत ने ऐसा दांव खेला कि चीन की ग्रेट वॉल में ही दरार पड़ गई। भाई साहब, हमने ताइवान को वो हार्पून थमा दिया है जो नुकीला है। समंदर के अंदर छुपे शिकारी की तरह चीन के जंगी जहाजों का स्वागत करेगा। अब ज्ञानी चाचा आकर बोलेंगे कि बेटा ये तो मर्यादा के खिलाफ है। अरे चाचा, जब सामने वाला आपकी गांव में छुरा भोंकने की फिराक में हो तो उसे केला दिखाना ही मर्यादा है। मेरा मतलब सही है। यहाँ एक बात बड़े मजे की है, चीन जब पाकिस्तान को हथियार देता है तो मासूमियत से कहता है, अरे भाई ये तो हमारी प्राइवेट कंपनियों का काम है, सरकार का क्या लेना देना। भारत ने कहा, बहुत अच्छे, यही खेल हमें भी पसंद है। हमने भी रिटायर्ड हो चुके विशेषज्ञों और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को टूरिस्ट बनाकर ताइवान भेज दिया। भाई साहब, चीन की हालत अब उस मोहल्ले के दादा जैसी हो गई है जिसकी लाठी कोई चुरा कर ले गया और अब वो चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि उसका लठ किसी और के पास है। जैसा कि हरियाणवी में कहते हैं, जाट की साली और चीन की जाली, दोनों का भरोसा कोनी। चीन ने जाल बुना था भारत के लिए और खुद उसी में उलझ गया। सबमरीन इंजीनियरिंग के अनुसार हाइकून क्लास के निर्माण में कुछ क्रिटिकल मैकेनिक असेंबलीज और सब कंपोनेंट्स की आवश्यकता थी जिनका वैश्विक स्तर पर निर्यात नियंत्रित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने इन अति महत्वपूर्ण कलपुर्जों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। यदि भारत ने इन मैकेनिकल असेंबलीज को उपलब्ध नहीं कराया होता तो इस पनडुब्बी का ऑपरेशनल होना तकनीकी रूप से तो असंभव था। सोचिए, ताइवान अपनी रसोई में बिरयानी बना रहा था, लेकिन मुख्य मसाला भारत से गया। बिना हमारे नमक के चीन के लिए ये बिरयानी अब इतनी तीखी हो गई है कि उसे निगलना नामुमकिन है। चीन लगातार बांग्लादेश और म्यांमार को हथियार सप्लाई करके हमें घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर तुम हमारे घर के बाहर शोर करोगे तो हम तुम्हारे बेडरूम की खिड़की के नीचे सबमरीन बजा देंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये चीन की अकड़ का इलाज है। भौगोलिक कूटनीति की दृष्टि से ताइवान जलडमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट की चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर है। चीन के प्रमुख आर्थिक केंद्र जैसे संघाई, फुजियान, राजधानी बीजिंग ताइवान के सामरिक दायरे में आते हैं। हाइकून क्लास पनडुब्बियां अटैक सबमरीन की श्रेणी में आती हैं जो समुद्र की गहराई से मिसाइल दागने में सक्षम है। ये ताइवान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती हैं, जिससे चीन के रक्षात्मक कवच के भेदने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसे साधारण भाषा में समझिए, ताइवान के पास अब तक सिर्फ ढाल थी, लेकिन भारत ने उसे वो गुलेल दे दी है जो ड्रैगन की आंख फोड़ सकती है। भाई साहब, ये खबर इतनी फ्यूचरिस्टिक है कि इसका असर अगले 10 सालों तक दिखेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के एक्सक्लूसिव और रणनीतिक खबरें आप तक पहुंचती रहें तो इस मिशन से जुड़ना आपका ड्यूटी है। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर मोर्चा के डिजिटल सिपाही बन जाइए, क्योंकि इस सूचना युद्ध में आपकी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब वापस आते हैं चीन की उस घेराबंदी पर जो हमने समंदर के अंदर कर दी है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी वर्तमान में अपनी सैन्य शक्ति का बड़ा हिस्सा भारत की उत्तरी सीमा पर केंद्रित किए हुए है। हालांकि ताइवान की नौसैनिक शक्ति में इस भारी इजाफे के बाद चीन को अपनी रक्षा पंक्ति को ईस्टर्न फ्रंट पर पुनः तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सैन्य रणनीतिकारों के अनुसार ये चीन के लिए टू फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा करता है, जिससे भारत पर दबाव कम होगा और चीन की सैन्य क्षमता विभाजित हो जाएगी। चीन अभी तक हमारे बॉर्डर पर अपनी फौज खड़ी करके बॉडी बिल्डिंग दिखा रहा था भाई साहब, लेकिन अब हमने उसके घर के पीछे ऐसी आग लगाई है कि उसका दमालू घुटने लग गया है। अब वो लद्दाख में सर्दी का मजा नहीं ले पाएगा। उसे अपनी आर्थिक राजधानी संघाई को बचाने के लिए पसीना बहाना होगा।
इसी को कहते हैं धुएं वाला उपला गांव में फूका। अब बेचारा ड्रैगन अंदर बैठा खांस भी रहा है और आंसू भी बहा रहा है, पर बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि कुंडी तो दिल्ली में बैठी मोर्चा टीम ने लगा दी है। अब अंदर ही अंदर दमालू घुट रहा है। पड़ोसियों को लग रहा है शायद ड्रैगन के घर में हवन हो रहा है। अंत में हमें यह समझना होगा कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर केवल एक मूक दर्शक नहीं बल्कि एक किंग मेकर की भूमिका में है। ताइवान की मदद करना केवल एक रक्षा समझौता नहीं बल्कि चीन को यह स्पष्ट चेतावनी है कि हथियार तुम्हारे पास है तो दिमाग हमारे। बिल्कुल स्पष्ट है। खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि दुनिया आपके साथ खड़ी होने में गर्व महसूस करे। भविष्य में अगर हमें अपनी सीमाएं बढ़ानी पड़ी या दुश्मनों को पूरी तरह तबाह करना पड़ा तो हमारी ताकत ही हमारा सबसे बड़ा तर्क होगी। दूसरों की मजबूती हमारा बी प्लान हो सकता है, लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हमारा आत्मनिर्भर होना ही अंतिम सत्य है। सजग रहिए, क्योंकि अगली बार जब भी आप खबर सुनेंगे तो शायद भारत की सीमाएं बदल चुकी होंगी। मिलते हैं अगले मोर्चा के एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।